आज का जो हमारा टॉपिक है PM439। ये नई आईसी होगी जो कि हमने देखा पहले PM8937, 8953 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो PM439 पर है। PM439 के बाद का जो दूसरी आईसी होगी इसी वीडियो में वो आपको मिलेगा PM439 के बाद मिलेगा PMI 632 और लाइट आईसी। जो इस फ़ोन में लाइट आईसी लगी होती है और डिस्प्ले की +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो वोल्टेज कहाँ बनती है। PM439 ये थोड़ा अलग आईसी दिख रहा है आपको, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं PM8953, PM8937। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर से देख लें, कुछ तो ज़रूर मिलेगा आपको उस वीडियो में अच्छा नॉलेज। और आप यहाँ पे बने रहें। अभी हमारा जो आईसी है PM439 है। PM439 के जस्ट बाद मैं बताऊँगा PMI 632। ये दोनों आईसी एक ही फ़ोन में लगे हुए हैं, जो कि आपका फ़ोन है Redmi 8 और 8 का A। Redmi 8 और 8A दोनों में ये लगा हुआ है। और किसी और फ़ोन में भी आपको PMI 632 अगर दिख जाए तो उसका भी वर्क फंक्शन वही होगा जो अभी आज मैं बताने वाला हूँ। याद रहे, इन दोनों आईसीयों में लाइट का सेक्शन नहीं होता है और लाइट आईसी अलग से लगी होती है। 12 पिन की लाइट आईसी अलग से लगी होती है। तो हम ये देखेंगे अभी कि PM439 PM632 दोनों एक ही फ़ोन में लगा हुआ है। तो PM439 जो है आपका 6 पार्ट में बटा हुआ है, ABCDE और F पार्ट में। ठीक है, A से लेके F तक बटा हुआ है। इसमें जो आपका पार्ट A है वो ग्राउंड पिनें होती हैं, जिसका कोई काम नहीं है। पार्ट B जो होता है उस पर चर्चा करेंगे। पार्ट B में 19 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक की इन होती है और आउट होती है 19 मेगाहर्ट्ज़ फ्रेक्वेंसी। उसके बाद आपका यहाँ ध्यान रहे कीपैड पावर। कीपैड पावर यानी कि पावर बटन की जो सप्लाई होती है वो PM439 से तो जुड़ी होती है, साथ साथ PMI 632 के B सेक्शन में भी ये कीपैड पावर होती है। तो आपका कीपैड पर अगर पावर नहीं आता है तो ये हो सकता है कि आपका दोनों आईसी में से कोई एक आईसी ख़राब हो सकती है, या फिर आपका फ़ोन ट्रिगर ना हो अगर कीपैड पावर से, कीपैड बटन दबाने से, तो प्रॉब्लम आपकी दोनों आईसीयों से हो सकती है। तो ये वीडियो थोड़ा इससे अलग हो गया, यहाँ पर पिछले क्लास से थोड़ा अलग हो गया। और इसमें से पार्ट बी में आपको VPH पावर भी मिलता है। VPH पावर तो क्या क्या हो गया, क्लॉक, कीपैड पावर, VPH पावर और वॉल्यूम अप और डाउन। वॉल्यूम अप और डाउन की जो स्विच होती है, बटन होता है, वो भी इससे कनेक्ट होता है। और WTR की जो क्लॉक होती है, WTR आईसी नेटवर्क आईसी जो होता है उसका जो क्लॉक होता है इसी PM439 से निकलती है। इसके बाद का जो पार्ट है आपका पार्ट सी में हम देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला लाइट सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट सी। तो इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। पार्ट सी में आपको मिलेगा आईसी के पार्ट सी में, कौन सी आईसी के, PM439 के पार्ट सी में आपको मिलेगा WLED का इनेबल। यानी कि ये जो LED लाइट जलती है ना उसका इनेबल होगा। और डिस्प्ले के लिए WLED का PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब तक PWM नहीं आएगा तब तक डिस्प्ले की लाइट इनेबल नहीं होगी। तो ये दोनों पिनें पार्ट सी से निकलती हैं और जाती है लाइट आईसी को। और इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लाइट आईसी के बारे में, और जिसमें आपका ये दोनों सप्लाई इन करेगा। चलिए, पार्ट सी ख़त्म हो गया, पार्ट डी पर चर्चा करेंगे। पार्ट डी यहाँ आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और पार्ट डी से ही
आपकी सारी सेक्शन की जो सप्लाइयाँ होती हैं, सारे स्टेज की सप्लाइयाँ जो होती हैं वो निकलती हैं। तो पार्ट डी पर अब हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपका WTR IC जो है वो अगर वर्क नहीं कर रहा है, पावर IC WTR IC आप कितना भी चेंज कर रहे हैं, RF IC लगा रहे हैं, आपका वोल्टेज नहीं जा रहा है WTR पर, या फिर वोल्टेज जा रहा है फिर भी आपका नेटवर्क नहीं बन रहा है, तो आपका प्रॉब्लम पावर IC में हो सकता है, PM 439 में, क्योंकि वहाँ से आपका WTR का क्लॉक निकलता है। ठीक है, आपका ये पार्ट डी जो है, पार्ट डी में आपको मिलेगा S1 से लेके S7 स्टेज तक की सप्लाई, S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 यहाँ लिख देता हूँ S7। S1 S2 सप्लाई जो होता है ये आपका कोर वोल्टेज होता है, CPU का कोर होता है जो कि 0.8 वोल्ट होता है। S3 S4 जो होता है वो लो LDO और हाई LDO होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया LDO होता है, ये दोनों सप्लाइयाँ LDO सप्लाई होती है, ये लो LDO और ये हाई LDO। S5 और S6 एक साथ निकलती है, बक्स सप्लाई होती है CPU के लिए जो कि 0.8 वोल्ट होती है। ये S3 और S4 की जो सप्लाई होती है, S3 का होगा 1.25 या 28 और S4 का होगा 2.0 वोल्ट। S5 S6 का 0.8 और बचा आपका S7, ये आपका एक अलग सप्लाई है, 0.9 रैम की सप्लाई होती है, 0.9 वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट। ये होगा आपका सारा स्टेज की सप्लाई। और इनको हम देखेंगे कि ये सारी सप्लाइयाँ किन किन कंपोनेंट पर आती हैं फ़ोन में, जो भी IC है Redmi 8A में और ये Redmi 8 में, किस कॉइल पर कितनी वोल्टेज, कौन सी कॉइल कोर वोल्टेज की है, कौन सी कॉइल LDO की है। ठीक है, अब ये जो LDO सप्लाई है, लो LDO और हाई LDO, ये दोबारा से उसी IC के अंदर इन करती है PM 439 के अंदर, और उसके बाद से ढेर सारी LDO सप्लाई में टूट जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो एक तरह से देखिए तो सारी पावर ICयाँ जो मेन पावर ICयाँ होती हैं वो एक ही प्रोसेस पे काम करती है, एक ही तरह से काम करती है। तो अगर आप एक दो वीडियो को अच्छे से समझ ले तो बहुत सारी IC को आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से होगा। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये सेक्शन समझ में आए कि इस IC के अंदर क्या क्या पावर है, क्या क्या सेक्शन है। अगर इसमें वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है तो हम कौन सी IC में काम करें, दोनों IC थोड़ी बदलेंगे, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर साउंड का प्रॉब्लम है, स्पीकर नहीं काम कर रहा है तो कौन सी IC बदलनी है, कौन सी IC से हमको ट्रेस करते चलना है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपका WTR पे क्लॉक ही नहीं जा रहा है, क्लॉक न जाने से आपका एकदम सिग्नल नहीं बूस्ट हो पा रहा है, तो आपको कौन सी IC बदलनी है। PMI 632 भी लगी है उसमें, PM 439 भी लगा है, तो 632 बदलेंगे कि 439 बदलेंगे, इस चीज़ के कन्फर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। S7 स्टेज की सप्लाई 0.9 आपका जो रैम की सप्लाई है वो नहीं बन रही है, तो आप कौन सी IC बदलेंगे, PMI 632 बदलेंगे कि PM 439 बदलेंगे। तो ये आपका इस तरह से अगर आप क्लास पे बने रहेंगे, इस लेक्चर में बने रहेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी सप्लाई कौन सी IC से निकल रही है। इसके बाद का जो हमारा ये पॉइंट होने वाला है, S7 स्टेज के बाद आपका जो S3 और S4 स्टेज की जो सप्लाई है LDO, S3 होगा 1.25 वोल्ट और S4 होगा 2.0 वोल्ट। ये दोनों सप्लाई फिर से उसी IC के अंदर इन करेगी और साथ ही साथ उसी IC में VPH पावर भी इन करेगी, यानी 3.7 वोल्ट। उसके बाद से ये तीनों सप्लाई जब इन करेगी उसी IC में, तो उस IC से बहुत सारी वीरेज सप्लाइयाँ निकलेंगी जो कि आपका अलग अलग सेक्शन में ट्रेवल करती है, जैसे कि माइक पर हो गया, टच पर हो गया, CPU को हो गया, CPU को सप्लाई जाती है जो CPU के लिए आपका लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज हो गया, eMMC चिप के लिए हो गया। ठीक है, जितनी भी सेक्शन हैं, हेडफोन पर हो गया, उन सभी सेक्शन में वो सप्लाइयाँ ट्रेवल करती हैं। कैमरे पर हो गया, ये LDO सप्लाई है S3 S4, ये टूटेगी जब तो लो LDO और हाई LDO दोनों एक साथ बनेगा। अब चलिए देखते हैं कि ये कोर सप्लाइयाँ कहाँ कहाँ बनती हैं। तो
यहाँ पे ये हमारा PM 439 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉइलें दिख रही हैं और 7 स्टेज की सप्लाइयाँ बनती हैं। यहाँ पर जो कॉइल है और यहाँ डायोड है और यहाँ लाइट IC है, ये तीनों अलग सेक्शन है आपका। अब ये 7 कॉइलों का हम स्कीमेटिक देखेंगे। L1403, L1406, L1405, 1407, 1402, 1401, यानी कि 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 और 1407 ऐसे बनी हुई हैं कॉइलें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सप्लाइयाँ निकल रही हैं वो कौन कौन सी सप्लाइयाँ हैं। S1 स्टेज, S2 स्टेज, S3 स्टेज की सप्लाइयाँ जो होंगी वो सब कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पे जो 7 वाली होगी आपका 7 होगा, 6 वाला और 5 वाला 5 6 होगा, नज़र आ रहा है ना। और 3 वाला और 4 वाला दोनों LDO होगा और 1 वाला 2 वाला जो है वो दोनों आपका कोर होगा। ठीक है, ये कोर। और ये 5 6 जो है ये आपका क्या होगा, बक लाइन होगा। ऐसे आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे 3 6 5 7 ऐसा। ठीक है, ये दोनों 3 और 4 क्या है, LDO। एक लो LDO होगा और एक हाई LDO होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे का पार्ट। जब S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाई दोबारा से इस IC के अंदर इन करती है तो वो टूट जाती है इतनी सारी सप्लाइयों में। ये सारी सप्लाइयाँ क्या हैं, वीरेज सप्लाइयाँ हैं, LDO सप्लाइयाँ हैं। अब माइक पर मान लीजिए सप्लाई नहीं आ रहा है, पावर IC से ही माइक की सप्लाई नहीं निकल रही है, तो यानी कि LDO सप्लाई नहीं निकल रही है PM 439 से, तो PM 439 को आप रिवॉल्व करेंगे या फिर चेंज करेंगे। तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। अब अगला IC जो होगा हमारा, अभी अगले इसी IC में अभी पार्ट जो बचा हुआ है हमारा, पार्ट D के बाद पार्ट E बचा हुआ है। पार्ट E में जो होता है आपका, पार्ट E में वही है जो कि पार्ट D से जो सप्लाइयाँ निकलती हैं, S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाइयाँ पार्ट D से निकलकर पार्ट E में इंटर करती हैं और पार्ट E से वो सारी वीरेज सप्लाइयाँ निकलती हैं। ठीक है, पार्ट E से ये सारी सप्लाइयाँ निकल रही हैं E से, जबकि पार्ट E को एक्टिव कौन करता है, पार्ट D। और पार्ट D में कौन सी सप्लाइयाँ होती हैं, S3 और S4 स्टेज की सप्लाइयाँ। ठीक है, पार्ट D में S3 और S4 स्टेज की सप्लाइयाँ होती हैं, जो कि पार्ट D पर जब ये सप्लाइयाँ आती हैं तो पार्ट D को एक्टिव करता है, जिससे ये सारी वोल्टेज निकलती है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे दूसरी IC जो लगी हुई है हमारी, पावर IC। ये जो दूसरी पावर IC है ये हमारा है PMI IC है 632, PMI 632 लगा हुआ है रेडमी 8A में, 8 में भी वही है। अब इस IC के अंदर जो फंक्शन है वो हम देखेंगे। तो इस IC में आपका पार्ट A पार्ट B ऐसे भी, ये भी पार्ट F तक बटा हुआ है। इसके पार्ट A में आपको मिल जाएगा USB का डेटा प्लस, डेटा माइनस, डेटा प्लस, डेटा माइनस। ठीक है, USB का डेटा प्लस और डेटा माइनस मिलेगा। बैटरी का थर्मल लाइन और बैटरी की ID। ठीक है, VPH पावर यहाँ से निकलता है, यही VPH पावर हमारा PM 439 को जाता है, यहीं से निकलता है VPH पावर। अगर यहाँ से VPH पावर नहीं निकलेगा तो लाइट IC के पास भी VPH पावर नहीं पहुँचेगी और PM 439 में भी VPH पावर नहीं पहुँचेगी। चार्जिंग का हमारा ये सेक्शन होता है, जो कि चार्ज का प्रॉब्लम आया अगर फ़ोन में तो हमारा यहाँ जो ये IC है PMI 632, इसे हम चेंज करेंगे। या फिर यहाँ U2300 लगा हुआ है, ये OVP IC है, OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की IC है। ये IC को बाईपास कर सकते हो आप। ठीक है, इस IC को बाईपास कैसे करना है मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। इस IC को आप बाईपास कर दोगे तो आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अगर यहाँ से प्रॉब्लम रहा तो। ठीक है, अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो आपको ये IC रिप्लेस करना पड़ सकता है।
तो आपका ये PMI 632 में चार्जिंग का सेक्शन होता है, ठीक है। और क्या होता है PMI 632 में? पार्ट ए की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या क्या हो गया आपका? डेटा प्लस, डेटा माइनस, थर्मल और बैटरी आईडी, वीपीएस पावर और चार्जिंग का सेक्शन, यूएसबी इन, ठीक है। यूएसबी इन मतलब जो भी यूएसबी की सप्लाई होती है, वी बस सप्लाई, जो चार्जिंग लाइन से वोल्टेज आती है 5 वोल्ट, वो सप्लाई। पार्ट बी में देखेंगे अब PMI 632 के पार्ट बी में क्या होता है? कीपैड पावर का मतलब वो पावर बटन पे जो सप्लाई आती है ना, जिसको दबा के फ़ोन ऑन किया जाता है, वो सप्लाई इस आईसी से भी कनेक्ट होती है। PM 439 से तो कनेक्ट होती है, PM 632 से भी कनेक्ट होती है। तो दोनों आईसी रिस्पॉन्सिबल होता है उस पावर की के लिए। अगर पावर की ख़राब होगा या पावर की पर वोल्टेज नहीं है, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक आईसी ख़राब हो। दोनों आईसीयू से वो पावर बटन कनेक्ट होता है। उसके बाद आपका होगा क्लॉक और डेटा। इस आईसी के अंदर आपका क्लॉक की पिन होती है और डेटा की पिन होती है, जो कि CPU से कनेक्ट होता है। क्लॉक डेटा इसी आईसी से निकलती है, CPU से कनेक्ट होती है। और CPU के लिए 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो यहीं बनती है पार्ट बी में। पार्ट सी जो है आपका, पार्ट बी कंप्लीट हो गया। पार्ट सी जो है बोर्ड की आईडी है। पार्ट सी में आपको जो ये पूरा मदरबोर्ड है, ये जो PCB है, उसकी आईडी आपको मिलेगी पार्ट सी के पिन में। पार्ट सी का जो पिन आउट होगा उसमें बोर्ड की आईडी होगी, ID 0, ID 1, ID 2 की पिनें होती हैं। पार्ट डी जो होता है, पार्ट सी हो गया ये, पार्ट डी जो होता है, पार्ट डी में आपको मिलेगा फ्लैश लाइट, फ्लैश LED का सेक्शन मिलेगा, चार्जिंग का रेड LED। कहने का मतलब है कि अगर आपका फ्लैश लगातार, बैटरी लगाते ही लगातार फ़ोन से फ्लैश जलने लगता है, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा? PMI 632 के अंदर हो सकता है। वाइब्रेशन की जो लाइनें होती हैं, वाइब्रेट जो करता है, अगर फ़ोन डायरेक्ट वाइब्रेट केवल करता है खूब तेज़ी से और फ़ोन ऑन नहीं होता है, तो आपका प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? PMI 632 में हो सकता है। आप उसको रिवॉल्व करेंगे, वाटर डैमेज की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहीं पे ध्यान देना है आपको। डिस्प्ले लाइट का केस अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो यहाँ ध्यान देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ है डिस्प्ले। इस फ़ोन में डिस्प्ले लाइट की जो आईसी है वो अलग बनी हुई है। PMI 632 जो होता है वो लाइट आईसी नहीं होता है, वो याद रखिएगा। उसमें से केवल हमको डिस्प्ले पर सप्लाई मिलती है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। ये +5 वोल्ट और -5 वोल्ट डिस्प्ले पर नहीं बनेगा तो डिस्प्ले लाइट नहीं जलेगा, ठीक है। तो PMI 632 से +5 वोल्ट आपका यहाँ मिलेगा इस कैपेसिटर पर, और -5 वोल्ट यहाँ 3 वाले पर। चलिए अभी देख लेते हैं किस पर +5 वोल्ट बनेगा, किस पर -5 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे नीचे डायग्राम मिल जाएगा आपको, शायद डायग्राम मैंने नहीं अपलोड किया। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट कहाँ मिलेगा। ये जो 3 वाली है इस पर +5 वोल्ट, और जो 7 वाली है उस पर -5 वोल्ट। यानी इन दोनों कैपेसिटर पर आपको +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिलने वाला है। और वो किस आईसी से निकलेगी? U1101 जो है, यानी कि ये PMI 632 है, ठीक है। अब हमारा ये वोल्टेज निकलने के बाद लाइट आईसी पर अब हम चलेंगे। यहाँ पर हमारा लाइट आईसी लगा हुआ है L1800 और D1806 और U1800। ये लाइट आईसी है, ये लाइट डायोड है और ये लाइट की बूस्ट कॉइल है, ठीक है। डायोड से सप्लाई निकलती है हमारी और सीधे LED एनोड सप्लाई बनती है 40 वोल्ट तक, जिससे हमारा डिस्प्ले ऑन होता है। अब हमारा जो ये आईसी है इसके अंदर कौन कौन सी सप्लाइयाँ आनी चाहिए जिससे ये हमारा आईसी इनेबल होगा, जब आईसी इनेबल होगा तभी बूस्ट कॉइल के ज़रिए वोल्टेज जो होगा VPH पावर 3.7 वोल्ट
जो VPH पावर होगा 3.7 वोल्ट, वो 3.7 वोल्ट बूस्ट होके LED का एनोड सप्लाई बनेगा 40 वोल्ट तक। ठीक है, ये आईसी कब इनेबल होगी? तो चलिए उसको देखते हैं आईसी कब इनेबल होगी। U1800 यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, U1800 आईसी, और ये 1800 कॉइल है और यहाँ डायोड लगा हुआ है। ठीक है, जिस पर हमारा 40 वोल्ट तक इधर से इस साइड पास होके निकलता है। इधर AC होता है और इधर DC में बदल जाता है। ये हमारा बूस्ट कॉइल है L1800, और ये जो LM3697 आईसी है, यानी कि इस आईसी के ऊपर हमारा लिखा होगा LM3697, या फिर आपका इस आईसी के ऊपर लिखा होगा D897 आईसी होगी ये। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी पिनें होनी चाहिए ये देखिए। इसमें डेटा और क्लॉक की पिनें होती हैं, SDA डेटा और SCL क्लॉक। इस आईसी के अंदर डेटा और क्लॉक की पिनें होती हैं, जो कि हमारा CPU से होगी। यहाँ पे आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, HWEN और PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन। यहाँ देखिए WLED का इनेबल, जो कि PM439 के C भाग से निकला हुआ था। ठीक है, वो आनी चाहिए इस आईसी के अंदर। अगर पावर आईसी ख़राब है आपका ना PM439, तो भी आपका लाइट नहीं जलेगा। और यहाँ पे CABC LED का CABC जो होता है ना, उसी को हम WLED PWM बोलते हैं। दोनों यहाँ कनेक्टेड है आपस में। LED का CABC ही WLED PWM है, और PWM भी हमारा उसी भाग से निकलता है, 439 के पार्ट C से। PWM भी 439 के पार्ट C से निकलता है, जैसा कि मैंने पिछले इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया। PWM भी उसी पार्ट से निकल। जब ये दोनों इनेबल सप्लाइयाँ आपको मिलेंगी, तो जाके ये आईसी अपना काम शुरू करेगा। देखिए 12 पिन की आईसी है ये, A1 A2 के बाद A3 3 हो गया, B1 B2 B3 होगा। B1 कहाँ गया? यहाँ पे होगा B1 B2 B3, फिर इसी तरह C1 C2 C3 और D1 D2 D3। ABCD चार पिन हो गया ना, ABCD। तो ऐसे ही सब में होगा पिन, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे होगा, और D1 D2 D3। तो ये 12 पिन की आईसी हो गई। अब हमारा यहाँ पे लिखा हुआ OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये हमारा जब डायोड से सप्लाई निकलती है DC 40 वोल्ट तक, वो सप्लाई मुड़ के हमारा दोबारा आईसी के अंदर आती है फीडबैक के रूप में। क्योंकि अगर ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, तो ये आईसी इसको कंट्रोल करके इन पिनों से जो सप्लाई आउट करने वाली है, बूस्ट करके उसको कंट्रोल कर देगी, जिससे सप्लाई आपका जो भी आपका फिक्स वोल्टेज चाहिए उतना पर जाकर वो रुका रहेगा। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की आईसी, ज़्यादा वोल्टेज बनने पर यह आईसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और यहाँ पे LED 1 और LED 2 जो लिखा हुआ है, ये आपका कैथोड पिन है, माइनस की पिन है। ये दोनों आपका माइनस की पिन है, कैथोड 1 कैथोड 2। जैसा कि आपको यहाँ पे एनोड सप्लाई मिल रहा है 40 वोल्ट, और एनोड के साथ साथ प्लस है ना, ये इसके साथ साथ माइनस भी तो चाहिए। तो ये कैथोड 1 कैथोड 2। और LCD जैक पर कौन कौन सी सप्लाई चाहिए आपको? +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, एनोड 40 वोल्ट तक एनोड सप्लाई, और कैथोड 1 कैथोड 2। ठीक है, कैथोड 1 और कैथोड 2, तब जाके हमारा डिस्प्ले जलेगा। और साथ ही साथ डिस्प्ले से PWM आना चाहिए। PWM नहीं आएगा तो हमारा लाइट आईसी स्टार्टअप ही नहीं लेगा, लाइट आईसी इनेबल ही नहीं होगा, तो डिस्प्ले लाइट जलेगा कैसे? तो ये रहा लाइट का केस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके एक बार देख लें। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्कीमेटिक लेवल, हार्डवेयर ट्रेनिंग, हार्डवेयर लेवल पे, चिप लेवल पे, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन की क्लास बुक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे आप मोबाइल रिपेयरिंग अच्छी तरीके से सीख सकें। थैंक यू।